Assalamu alaikum dear students. Welcome to modern physics course lecture number 5. In this lecture we will have discussions on the atomic theory of matter as a part of the birth of the modern physics. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर्स के बारे में, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मॉडर्न फिजिक्स की बर्थ की जो है मौजब बनी, मतलब इसकी वजह से हम कैसे कह सकते हैं कि ये भी मॉडर्न फिजिक्स की बर्थ की एक वजह थी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर थी उसको सबसे पहले इनिशिएट किया डिमोरिटस एंड यूसेपस, और ये इन्होंने जो काम किया था दैट वाज इन 450 बीसी में। ठीक है। सो फर्स्ट टू अस द ग्रीक एटम्स मीनिंग एंड डिविजिबल। ठीक है। तो पहले इन्होंने 450 कबल मसीह पे जो एटॉमिक थ्योरी थी इन लोगों ने उस पर काम किया, और इसके लिए फर्स्ट जो ग्रीक में एक वर्ड्स इन्होंने यूटिलाइज की दैट वाज एटमोस। और एटमोस की जो मीनिंग थी वो क्या थी? दैट वाज मीनिंग एंड डिविजिबल, क्योंकि इस वक्त जो एटम था दैट वाज बीन कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल। उस वक्त एटम को फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे वो जाना जाता था या जाना पहचाना जाता था, इस वजह से क्योंकि एटम्स की जो मीनिंग है ग्रीक्स की, इसका मीनिंग जो है वो है इनडिविजिबल, कि इस वक्त इसको नाकाबिल तकसीम कहा जाता था। और ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त मतलब जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का कोई कंसेप्ट वो नहीं था। सो एटम को एज ए ट्रीट किया जाता था फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे। फिर इसके बाद जो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस थी मतलब behaviors of matters को that was being done by Boyle, Charles and Proust। ठीक है। सॉरी गैलुसिक एंड फ्रॉस्ट, ये लोग थे जिन्होंने 1754 से 1826 तक मतलब कुछ कंट्रीब्यूशंस किए टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स ऑफ द मैटर्स। ठीक है। मैटर्स की बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो लोग थे बॉयल, चार्ल्स, गैलुसिक, प्रोस्ट, इन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज और मॉडल पेश किए। ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कि उन मॉडल्स के थ्रू इन्होंने जो मैटर्स है उनके प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, कि मतलब कैसे मैटर के पार्टिकल्स वो आपस में कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, और उनका बिहेवियर, इंटरेक्शन के बाद इनका बिहेवियर कैसा होगा या कैसे होनी चाहिए। So after them, the major contributions which has been adopted by the scientists and the modern physics or modern chemistry, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अहम काम था that was being done by Daltons। ठीक है। So Daltons advances the atomic theory of matters। ठीक है। मतलब ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये पहला अप्रोच था कि एक थ्योरी पेश की गई जिसने क्या किया कि एक एटॉमिक थ्योरी पेश की गई ताकि मैटर्स की क्या है कि मैटर की हैसियत को मतलब पेश किया जाए, मैटर की हैसियत को वो समझा जा सके। ठीक है। सो दैट वाज टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस उसको प्रेजेंट किया था जिस तरह ऊपर हमने बात की कि ये जो लोग थे 1754 से 1826 के बीच बॉयल, चार्ल्स और गैल्यूसिक या प्रोस्ट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक लॉ प्रपोज की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो इसी लॉ को इस पे फर्दर काम किया डाल्टन ने, और डाल्टन ने जो है अपना एक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, उसको मतलब प्रेजेंट किया। और इसी डाल्टन थ्योरी से उसने कोशिश की कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसको एक्सप्लेन की। मतलब डाल्टन का जो मॉडल था डाल्टन एटॉमिक मॉडल, दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। It helped a lot to the scientists at that particular time to understand the behaviors of the atoms। ठीक है, कि एटम्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी उससे मदद मिली। फिर डाल्टन के साथ इवागाडो आया, और इवागाडो proposed that all the gases at the same temperatures, pressure and volume contain the same number of molecules। ठीक है, which is as 6.02 10 to the power 23 atoms। मतलब डाल्टन के बाद जो इवागाडो आया, इवागाडो ने भी बहुत काम किया एटम्स पे और मालिक्यूल्स पे, और उसने कंसेप्ट दिया इवागाडो नंबर्स का। और इसके साथ ही इसने ये बताया कि मतलब जो गैसेस है मतलब एक उसने एक आइडिया दिया कि जितने भी गैसेस है सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे
उसमें जो सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है या एटम्स है, और उसने उसकी तादाद भी बताया कि तादाद वो इतने एटम्स हमारे पास वो होंगे कि अगर सेम वॉल्यूम है और सेम नंबर ऑफ माल्यूम्स है या एटम्स है, तो उनमें जो मतलब होगी एटम की तादाद होगी वो इस नंबर में होंगी। और इस नंबर को जो नाम है दैट वाज बीन गिवन आफ्टर इन ऑर्डर टू ऑनर है, ठीक है, और ही गिवन इट हिज ओन नेम दैट इज इवागाडो, ठीक है। और ये नंबर हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इवागाडो नंबर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी वैल्यू है 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। फिर केनेज़रो केनेज़रो आया। केनेज़रो मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, एडवांसिंग द आइडियाज ऑफ इवागाडो। इवागाडो के नज़रिया को आगे बढ़ाया केनेज़रो ने। और केनेज़रो ने क्या किया, मतलब इसने जो आइडिया पेश किया दैट आइडिया वाज के एटम्स और मालिक्यूल के दरमियान मतलब फ़र्क को जांचा जा सके, ठीक है। मतलब केनेज़रो का जो काम था उसने मतलब ज़्यादातर जो काम किया वो एटम्स पे और मालिक्यूल्स पे किया। और इसकी जो बेसिक थी फॉर हिज वर्क, द बेसिस वार द इवागाडो वर्क। जो मतलब इवागाडो का काम था, इवागाडो के काम को उसने आगे बढ़ाया, और उसी पे उसने काम करके जो एटम्स और मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टिंक्शंस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फर्दर एडवांसमेंट एंड द एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटॉमिक थ्योरी में जो और ज़्यादा एडवांसमेंट थी दैट वाज दैट्स कम फ्रॉम द मैक्सवेल्स वर्क, ठीक है। वो मैक्सवेल के काम से आया कि मैक्सवेल डिराइव्स द स्पीड distributions of models atoms and ideal gas, ठीक है। there is again a model so only valid for the model conditions, ठीक है। कि मैक्सवेल ने क्या किया कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडल एटम्स इन आइडियल गैस, कि आइडियल गैस में जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस है मॉडल एटम की मतलब उसके लिए उसने डेरिवेशंस की। लेकिन अगेन यहाँ पर जो कंसेप्ट था दैट वाज ओनली वैलिड फॉर ए मॉडल, ठीक है। और वो जो था वो जो डेरिवेशंस थी या जो कंट्रीब्यूशंस थे मैक्सवेल की वो सिर्फ पर्टिकुलर एक मॉडल जो कंडीशन थी उसी के अंदर वैलिड थी। अगर हकीकत में हम उसको अप्लाई करते so that was quite difficult to be followed, ठीक है। So after that we have contribution from Robert Brown. Robert Brown observed microscopic that is random motions of the suspended grains of pollen and water, ठीक है। कि उसने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किए रैंडम मोशंस ऑफ सस्पेंडेड ग्रेन्स ऑफ पोलन एंड वाटर, कि जो पोलन ग्रेन थे उनका जो है ना वाटर में के अंदर उसने मतलब ऑब्जर्वेशन किया और उसके बिहेवियर्स को वो स्टडी किया। सो द मेजर कंट्रीब्यूशन वी हैव फ्रॉम आइंस्टाइन इन 1905, ठीक है, जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशंस हमारे पास आई, ठीक है, एंड दैट आल्सो लेड द फाउंडेशंस फॉर द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वो थी अल्बर्ट आइंस्टाइन से, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिए। And what actually he did, he explained this random motions by using atomic theory, ठीक है। कि आइंस्टाइन ने क्या किया, जो रैंडम मोशन का कंसेप्ट ब्राउन ने दिया, आइंस्टाइन ने उसको यूज़ किया। आइंस्टाइन ने उसको समझाने की कोशिश की कि रैंडम मोशन की जो रैंडम मोशंस है मतलब एटम्स की या वो कैसे है, एंड डिटरमाइन दैट sucrose common sugars molecules are about 1 nanometer in size, ठीक है। atoms are in order of magnitude smaller, ठीक है। स्टार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव नैनो साइंस। अब यहाँ पर जो आइंस्टाइन ने थोड़ा बहुत जो कोशिश की है ना, अब अगर इसको डिटेल के साथ देखी जाए तो वो न सिर्फ ये कि जो एटॉमिक या मालिक्यूलर फिजिक्स है यहाँ से न सिर्फ ये कि उसकी बुनियाद पड़ती है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा आगे जो नैनो साइंस है मतलब अब साइंटिस्ट बिलीव करते हैं टू सम हाउ आई मीन इट वाज द बिगनिंग इवन द नैनो साइंस एज वेल एट दैट पर्टिकुलर एरा, ठीक है। कि आइंस्टाइन ने क्या किया कि जो माइक्रोस्कोपिक मोशन थी पोलन ग्रेन्स की वाटर के अंदर, अब इसको ब्राउन ने स्टडी किया। आइंस्टाइन ने ये जो रैंडम मोशन थी उसको 1905 में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसके लिए उसने जो एटॉमिक थ्योरी है जो एग्जिस्टेड एटॉमिक थ्योरी थी उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। एंड ही डिटरमाइंस दैट sucrose molecules are about 1 nanometer in size, ठीक है।
कि उसने जो कॉमन शुगर्स थी उस मालिक्यूल्स को मतलब उसने इसको जांचा और बताया कि उसकी जो मालिक्यूलर साइज है वो क्या है, वो 1 नैनोमीटर्स है। मतलब 1 नैनोमीटर क्या है कि एटम्स आर इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर, कि एटम उससे भी ज़्यादा मतलब स्मॉलर है कि एटम्स ये जो मॉलिक्यूल है 1 नैनोमीटर्स बेसिकली व्हेन यू हैव 10 एटम्स एंड यू पुट दैट 10 एटम्स साइड बाय साइड, सो दैट ओनली इक्वल टू 1 नैनोमीटर्स। कि 1 नैनोमीटर की मैग्नीट्यूड है, अगर आपके पास 10 एटम है और 10 एटम को आप साइड बाय साइड रखें, सो दैट ओनली रीच द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 नैनोमीटर। ठीक है। सो यहाँ से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि दैट वाज द स्टार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव नैनो साइंस, कि यहाँ पर मतलब थे कि आइंस्टाइन ने यहाँ से एक बुनियाद रखी क्वांटिटेटिव नैनो साइंस की। ठीक है। सो आगे क्या हुआ, जीन फेरेंस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइज आइंस्टाइन प्रेडिक्शंस के जीन फेरेन जो थे जिसका टाइम था 1870 से 1942 तक, उसने एक्सपेरिमेंटली जो आइंस्टाइन की जो प्रेडिक्शंस थी रैंडम मोशंस के बारे में, आइंस्टाइन ने जो थ्योरी यूटिलाइज किया रैंडम मोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो प्रेडिक्शन दिए उसी प्रेडिक्शंस को उसने एक्सपेरिमेंटली वो वेरीफाई किए। ठीक है। सो अनरिजॉल्व क्वेश्चंस अब 1895 एंड न्यू हॉरिजन्स। ठीक है। जो अनरिजॉल्व क्वेश्चंस थे उसके बाद मतलब 1895 और बाद के कि वो क्या थे, कि द एटॉमिक थ्योरी कंट्रोवर्सी रेजिस फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है। जो एटॉमिक थ्योरी थे, मतलब यहाँ पर जो हम एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, जो एटॉमिक थ्योरीज डेवलप हुई इन लोगों की काम की वजह से, उनसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन राइज हुए। ठीक है। और वो क्या था कि इट वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि वो थ्योरी वो जो थ्योरी था वो यूनिवर्सली इस वजह से यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है। द कंस्टिट्यूट ऑफ द एटम बिकम एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, कि मतलब एटम के जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स थे, उस पर मतलब क्या था, मतलब उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अगर एटम इंडिविजिबल है, ठीक है, तो मतलब ये भी तो किसी चीज़ से बना होगा। तो उस पर भी लोगों ने क्वेश्चन किए। और द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर रिमेन अननोन, कि जो मैटर की जो स्ट्रक्चर है वो भी अननोन था, मतलब वो फुली अंडरस्टूड वो नहीं था। तो इस वजह से एटॉमिक जो थ्योरी थी उस वक्त वो कंट्रोवर्शियल साबित हुई। इस पे लोगों ने क्वेश्चन किए एंड दीज वर सम ऑफ द मेन क्वेश्चंस। ठीक है। फिर क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी आइडिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुड बी ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर rather देन देयर वेरी नेचर्स। ठीक है। तो मतलब लोगों ने बिलीव करना शुरू किया कि जो रिवोल्यूशनरी आइडिया है वो तभी मतलब आएगी जब हम क्या करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मतलब स्टडी करें। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर्स, कि पहले हम क्या करें उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। तो स्ट्रक्चर्स के बाद हमें पूरा मौका मिलेगा कि हम किसी मैटर्स की या मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश करें। ठीक है। रेदर देन देयर वेरी नेचर, मतलब सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि हम सिर्फ इनको नेचर को देखें और इसी नेचर से उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को वो स्टडी कर सकें। मतलब उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ को जांचने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हम उसको इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी समझा गया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो इससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस वो राइज हुए। ठीक है। इनमें जो तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे वो ये थी कि द नेसेसिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम्स फॉर द लाइट वेव्स टू ट्रेवल इन। ठीक है। उसमें जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम्स। ठीक है। कि मतलब ये कंसेप्ट दिया गया कि एक मैग्नेटिक मीडियम जो है वो एग्जिस्ट करती है लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। तो मतलब इसको ज़रूरी समझा गया कि लाइट को जिस तरह बाकी वेव्स ट्रेवल करती है और उनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इस तरह ये भी ज़रूरत महसूस की गई कि लाइट भी एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब ये क्वेश्चन या प्रॉब्लमेंट जो प्रॉब्लम्स था उस वक्त ये राइज हुआ। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, जो मेन प्रॉब्लम थी, कि द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंसेस एंड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मूविंग रेफरेंस सिस्टम्स। ठीक है। कि ये डिफरेंस भी मतलब क्या ऑब्जर्व डिफरेंसेस आए
कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को मतलब जब स्टडी किया गया स्टेशनरी और मूविंग रेफरेंस सिस्टम में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हुए एंड दैट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन विद द एग्जिस्टेड लॉज। जो एग्जिस्टेड क्लासिकल लॉज थी मतलब वो उसको समझने के लिए वो नाकाफी थी। सो द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद एक और जो चीज़ आई वो थी ब्लैक बॉडी का, जो ब्लैक बॉडी थी दैट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन बाय द एग्जिस्टेड क्लासिकल फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट from the necessity of energy and bound system to be quantized in order for Max Planck's theory to fit experimental data over a very large range of the wavelength। मतलब इसी से मतलब फिर मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पड़ी क्योंकि जो क्लासिकल लॉज थे वो मतलब ब्लैक बॉडी को जो रेडिएशन थी उसको समझने के लिए नाकाफी थी। इवन जो मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी मतलब वो मतलब कुछ रेंज में हम कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उसको फिट कराती थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वो नहीं थी ताकि उसको मतलब ऑल इन ऑल समझा गया। सो उसके लिए फिर मज़ीद डेवलपमेंट हुई, मज़ीद मॉडिफिकेशन आए और तभी जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस थी उसको मतलब पूरा का पूरा मतलब साइंटिस्ट को समझ में आया और पूरा का पूरा उसके लिए मॉडल्स जो है या थ्योरीज है वो डेवलप हो गए। Addition discoveries that complicate classical physics interpretations, मतलब वो चीज़ें थी कि कुछ मज़ीद डिस्कवरीज हुए जिसने मतलब क्लासिकल फिजिक्स के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा किए और जिसको हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स वर अनेबल टू फुली अंडरस्टैंड। उसमें जो मेन डिस्कवरीज थी दैट वाज डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज इन 1895, डिस्कवरी ऑफ रिडक्टिविटी 1896, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897 एंड डिस्कवरी ऑफ जीमन इफेक्ट इन 1897। ये ऐसी डिस्कवरीज थी कि जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की और ये ऐसी डिस्कवरीज थी कि क्लासिकल फिजिक्स वाज टोटली अनेबल टू एक्सप्लेन दीज फिनोमेनास or explain these discoveries, the main concept of these discoveries. So that's why I mean the scientists feel for a new branch, okay, or to develop a new knowledge in order to understand these phenomena. तो इन फिनोमेनास को मतलब फुली अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट को एक न्यू थ्योरी या एक न्यू मॉडल्स या एक न्यू फिजिक्स को मतलब बुनियाद रखना पड़ी। ठीक है। सो इन मॉडर्न फिजिक्स टेक अप इन अक्टूबर 1900 पस इग्नोर मतलब इसी वजह से अक्टूबर 1900 में मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पड़ी। मैक्स प्लैंक डीपली अनहैप्पी ऑफ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ हिज बैक बॉडी रेडिएशन फार्मूला। ठीक है। उस वक्त मैक्स प्लैंक जो थे अपने जो फार्मूला उसने दिया था टू अंडरस्टैंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस उसके इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं थे, जिसमें एम्प्लीफिकेशंस आ रही थी उससे खुश नहीं थे। ठीक है। तो देन आइंस्टाइन इन 1905 डिलीवर्स द मेजर थ्योरेटिकल ब्रेक थ्रू और फिर 1905 में आइंस्टाइन ने अपने जो थ्योरीज थे उससे मेजर ब्रेक थ्रू दिया and that was able to not only to explain the black body radiations but also help in many unsolved mysteries। तो उस वक्त के जो mysteries थे वो सब के सब में मतलब उसको हेल्प मिला। ठीक है। सो द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स these new discoveries and many resulting inconsistencies require a revision of the fundamental physical assumptions that led to classical physics in the first place, which is just fine if large thing move at low velocities। ठीक है। सो ये जो जितने भी डिस्कवरीज हुए इन डिस्कवरीज के लिए एक नई जो फंडामेंटल्स फिजिकल्स एजम्पशन थी उसका मतलब होना ज़रूरी था, क्योंकि जो एग्जिस्टेड नॉलेज थी क्लासिकल मैकेनिक्स की वो सिर्फ उस कंडीशंस में वैलिड थी कि हमारे पास बड़े बड़े बॉडीज़ हो और वो बॉडीज़ इंतहाई स्लो वेलासिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ उसके लिए मतलब काफ़ी था। अब अगर कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास स्मॉल बॉडीज़ है और स्मॉल बॉडीज़ बहुत तेज़ी के साथ वो मूव कर रहे हैं, so that was unable to explain by the classical law or by the classical physics। सो यहाँ से हमारे पास मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी बुनियाद बेसिकली यहाँ पर पड़ी कि स्मॉल और वेरी फास्ट का जो कंसेप्ट है दैट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल लॉ और क्लासिकल फिजिक्स। So that's why from here we say that the beginning of the modern physics is been happened। ठीक है।
and that was being explained by जॉर्ज डफी and as a concept of modern physics. ठीक है, और उसने ये दिया था कि in a fundamental sense all the extant physical theories are false. Each is a good representation of nature only over a limited range of the independent variables. I hope that you understand this sentence. If you didn't, then you better to ask me in a class. So till then, it's okay, and it's enough for today. Next lecture, we will start special theory of relativity. The main discussion will be the focus on the special theory of relativity. Till then, bye bye.